हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज CMA अरुण आहूजा और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ 12th क्लास अकाउंट्स का डिसोल्यूशन का रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। तो बेसिकली आज मैं सिखाऊंगा आपको डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर जो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है उसके बारे में कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप चैप्टर, पार्टनरशिप बुक का लास्ट चैप्टर है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है, बिजनेस हम बंद कर रहे हैं। और जब हम बिजनेस बंद करेंगे तो क्या करेंगे? सारी एसेट्स बेच देंगे क्योंकि बिजनेस तो बंद हो रहा है, और लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे? पे कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया इसलिए जाता है, किस लिए? एसेट्स को बेचने के लिए और आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले पे होती है आउटसाइडर लाइबिलिटी जब भी बिजनेस क्या होता है? बंद होता है। और आउटसाइडर लाइबिलिटी पे होती है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है बेटा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा? हम एसेट बेचेंगे और आउटसाइडर लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? पे करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है? इस टाइप से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है ये? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट में सारे खर्चे और लॉस होंगे, क्रेडिट में सारी इनकम, प्रॉफिट और गेन। इस अकाउंट में हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, इस अकाउंट में हम क्या करेंगे? एसेट्स को सोल्ड करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे और आउटसाइडर लाइबिलिटी को क्या करेंगे? पे, ठीक है। तो ये क्यों बनाया जाता है? एसेट्स को बेचने के लिए और आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करने के लिए, क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो क्या करना है? जैसे आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी क्वेश्चन में, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ एसेट्स होती है, यहाँ लाइबिलिटी। आपको सारी एसेट्स यहाँ उतार लेनी है, सारी एसेट। जैसे कि मान लो स्टॉक दे रखा है तो स्टॉक उतार लो, डेटर दे रखा है तो डेटर उतार लो, फिक्स एसेट दे रखी हैं तो फिक्स एसेट उतार लो, ठीक है। बस आपको क्या नहीं उतारना? क्या नहीं उतारना? कैश और बैंक। क्यों? क्योंकि वो तो बिकता ही नहीं। तो एसेट जो बिकती हैं वो उतारेंगे, कैश और बैंक तो बिकता ही नहीं है, सेल ही नहीं होता, तो वो नहीं उतारेंगे, ठीक है। तो सारी एसेट उतार ली। सर आपने तो डेटर भी उतार लिया, क्या डेटर बिकता है? हाँ जी, डेटर को भी खरीदने वाली एजेंसी होती हैं जिसे हम बोलते हैं डेट कलेक्ट एजेंसीज, ठीक है। तो डेटर भी सेल होते हैं, ठीक है। कैश और बैंक मत उतारना क्योंकि कैश और बैंक बिकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश फॉर्म में, ठीक है। और लाइबिलिटी कौन सी उतारेंगे? आउटसाइडर, ठीक है। कौन कौन सी? जैसे क्रेडिटर। आउटसाइडर का मतलब है तो क्या है? पार्टनर के अलावा सब आउटसाइडर है, ठीक है। जैसे मान लो किसी पार्टनरशिप में रमेश और सुरेश पार्टनर है तो उनके अलावा सब आउटसाइडर, उनके अलावा जो भी लाइबिलिटी में दे रखा है वो सब आउटसाइडर है। जैसे कि मान लो क्रेडिटर दे रखा है, मान लो आपको बिल्स पेबल दे रखा है, मान लो आपको कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का पैसा होता है, ठीक है। तो ये सब आउटसाइडर लाइबिलिटी है। तो सारी आउटसाइडर लाइबिलिटी उतारनी है। ध्यान रखना, जो पार्टनर है ना उनकी वाइफ्स का लोन भी आउटसाइडर है, ठीक है। मान लो मैंने क्या बताया था, नाम सुरेश और रमेश बताया था मैंने। तो सुरेश और रमेश की वाइफ ने अगर बिजनेस को लोन दे रखा है तो वो भी आउटसाइडर है। मतलब पार्टनर को छोड़ दो, बाकी सब लाइबिलिटी में जो दे रखा है वो आउटसाइडर लाइबिलिटी है। पार्टनर की वाइफ ने अगर बिजनेस को लोन दे रखा है तो वो भी आउटसाइडर है, ठीक है। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इन सबके अगर कोई रिजर्व बने हुए हैं तो वो भी यहाँ आएंगे। इन सबके रिजर्व कौन से? इन सबके रिजर्व जैसे कि मान लो हमने इन्वेस्टमेंट का रिजर्व बनाते हैं ना, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो यहाँ उतारना है। सर वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता था, वो जाता था फर्म जब रिकंस्टिट्यूट होती है, मतलब जब चेंज इन रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। बट यहाँ तो बिजनेस बंद हो रहा है, तो बिजनेस जब बंद होता है तो IFR की ट्रीटमेंट अलग वे से होती है। जितने भी एसेट्स के रिजर्व होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट का IFR यहाँ आ जाएगा। अगर स्टॉक का भी हमने बना रखा है स्टॉक फ्लक्चुएशन फंड, स्टॉक फ्लक्चुएशन फंड, वो भी यहाँ आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि जितने भी एसेट्स होते हैं उनके रिजर्व और फंड यहाँ उतरते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा भी यूज़ किया जाता है आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है बेटे, एसेट्स को यहाँ उतार देना अदर देन कैश और बैंक, और आउटसाइडर लाइबिलिटी को यहाँ उतार देना, और जितने भी एसेट्स के रिजर्व होते हैं वो भी यहाँ उतार देना, क्योंकि उनका इस्तेमाल होगा बिजनेस की आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद एसेट्स को बेचेंगे। अब उतार लिया तो बेचेंगे, बेचेंगे तो क्या होगा, जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो क्या होगी, हमारी इनकम होगी, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो इन सबको बेचकर हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे बाय बैंक लिखेंगे क्योंकि मान लो चेक से बिक रहे हैं, और जैसे बाय बैंक करके अगर जितने का स्टॉक बिका उतने का स्टॉक लिख दो, जितने का डेटर बिका उतने का डेटर लिख दो, जितने की फिक्स एसेट बिकी उतनी फिक्स एसेट लिख दो, टोटल बाहर लिख दो। यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि जब एसेट्स सेल होंगी तो हमारी क्या होगी, इनकम होगी, तो इनकम शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, और वैसे मैं सही बताऊँ, ये लिखा इसलिए है, उसके पीछे रीज़न होता है एक, मैं तुम्हें चलो बताता हूँ। इधर देखो, बच्चों को समझाने के लिए यही होता है बेटा कि एसेट्स बिक रही हैं तो बिजनेस की इनकम है, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। होता क्या एक्चुअली में, जैसे मान लो यहाँ 10,000 रुपये की एक स्टॉक था, मैंने 12,000 का बेच दिया, तो मैं इधर लिख दूंगा। क्यों, 10 की चीज़ को 12 में बेचा तो 2,000 रुपये की क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शुड भी क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो देखो इन दोनों को काट कर 2,000 ही आ रहा है, और 2,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ बचेगा, 2,000 वो क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया ना। तो एक्चुअली ये आपस में कटकर प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की, मैंने 40 की बेच दी। ठीक है, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट को 40 का बेच दूंगा तो अब 30 का क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। तो इन दोनों को काट के देखो, 30 का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। तो एक्चुअली क्या है, आपस में कट जाते हैं और बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। ठीक है, बट बच्चों को समझाने के लिए ऐसे होता है कि भाई एसेट बेच दी तो बिजनेस को क्या होगी, इनकम होगी, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। बट एक्चुअली बच्चों को ऐसे समझाया जाता है, बट होता क्या, आपस में कटते हैं और प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, अब जब हम लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे ऑफ करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई वही रीज़न कि पेमेंट करने से हमारा खर्चे क्या, मतलब हमारे खर्चे होते हैं तो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, बट इनके पीछे भी लॉजिक वही है, कटने वाला। जैसे मान लो कि मैंने टू बैंक करके क्रेडिटर पे किया, मान लो क्रेडिटर थे 10 के, मैंने उनको 12,000 का पे कर दिया। अब 2,000 का क्या हो गया, नुकसान। तो काट के देखो 2,000 पे यहाँ बच जाएंगे, लॉस हो रहा है, लॉस शुड बी डेबिटेड। तो आपस में कट के ना प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ठीक है, ऐसी बिल पेबल को पे करना है तो टू बैंक करके, ऐसी पेमेंट ऐसी करनी है, टू बैंक कर कर या टू कैश कर कर, ब्रैकेट में लिख देना बिल पेबल। ठीक है, अच्छा ये जो EPF भी पे हो जाएगा ऐसी। बट ध्यान रखना, जितने भी रिजर्व और फंड होते हैं ये पेमेंट, इनकी पेमेंट नहीं होती। जितने भी रिजर्व और फंड होते हैं इनकी पेमेंट नहीं होती। सर क्यों नहीं होती, क्योंकि ये तो कंपनी खुद बनाती है, इनकी पेमेंट क्यों करनी है। ठीक है, तो रिजर्व और फंड की कभी पेमेंट नहीं होती, क्योंकि इनके ऊपर कोई आउटसाइडर क्लेम नहीं है, ये कंपनी ने खुद बनाई थी, तो इनकी पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझो कि अगर कोई एसेट पार्टनर ले लेगा, ठीक है, अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो वो यहाँ आ जाएगा इस तरफ, क्योंकि एसेट तो यहीं बिकती हैं। बस बाय बैंक मत करना, उस पार्टनर का नाम लिख देना। जैसे मान लो सुरेश ने स्टॉक ले लिया तो यहाँ लिख देंगे बाय सुरेश कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक। ठीक है, सुरेश कैपिटल ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्टॉक। क्यों, क्योंकि पार्टनर ने ले लिया ना, तो उसका नाम इसलिए आया क्योंकि अब बिजनेस क्या करेगा, उसकी कैपिटल से पैसा काट लेगा, बोलेगा जी तूने बिजनेस की स्टॉक ले लिया है, हम तेरी कैपिटल से पैसा काट देंगे। तो इसलिए यहाँ लिख देना सुरेश कैपिटल। मतलब अगर ये एसेट्स मार्केट में बिक रही हैं तो बाय बैंक करके बेचनी है, अगर इनमें से कोई एसेट पार्टनर ले लेगा तो उसका नाम आ जाएगा। ऐसी अगर ये लाइबिलिटी हम मार्केट में हम पे ऑफ कर रहे हैं तो टू बैंक करके या टू कैश करके पे करेंगे। अगर ये लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस तो उसका नाम आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा मान लो सुरेश कह रहा है मैं पे करूंगा, तो टू सुरेश कैपिटल ब्रैकेट में EPF। अब उसका नाम क्यों है, क्योंकि उसने बिजनेस के बिहाफ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे किया,
तो बिजनेस क्या करेगा, ये पैसा उसकी कैपिटल में प्लस कर देगा कि भाई तूने मेरे बिहाफ पर पेमेंट की है तो ये ले अपने पैसे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर एसेट्स बिकेंगी मार्केट में तो बाय बैंक या बाय कैश करके बेचना है, अगर कोई पार्टनर ले लेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। सेम अगर लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है तो टू बैंक या टू कैश करके पे ऑफ होंगी, अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो उसका कैपिटल का नाम आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट में लॉस है और क्रेडिट में क्या है, इनकम है। अगर खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो लॉस हो गया, और अगर इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो प्रॉफिट हो गया। तो जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस आएगा वो सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो मान लो कि हमारा इस केस में क्या आ गया, इनकम बड़ी है खर्चे कम है, हम मान लेते हैं इनकम बड़ी है खर्चे कम है तो हमारा प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर को दे देंगे। मान लो हमारे पार्टनर कौन है, सुरेश और रमेश, तो हम उनको दे देंगे जो भी प्रॉफिट होगा। टू पूरा लिखना है, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और ये कब बनाया जाता है, जब बिजनेस क्या होता है बेटा, बंद होता है, ठीक है। और जब बिजनेस बंद होता है ना तो हमें 3 अकाउंट बनाने हैं इस चैप्टर के अंदर। एक बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट जो सबसे मेन अकाउंट है ये वाला, दूसरा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, वो जो हम बनाते हैं अभी तक वही है, और तीसरा बनाना है कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन अकाउंट ही था, तो जो जिसके बारे में मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कैसे बनाना है। ध्यान रखना ये नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट में सारे खर्चे और लॉस, क्रेडिट में सारे इनकम प्रॉफिट और गेन। और ये क्यों बनाया जाता है, एसेट्स को बेचने के लिए और आउटसाइडर लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। पार्टनर के अलावा, ठीक है, सारी लायबिलिटी यहाँ उतार देना क्योंकि सभी आउटसाइडर है। इवन पार्टनर की वाइफ ने अगर लोन दे रखा है, ठीक है, तो वो भी आउटसाइडर लायबिलिटी, उसको यहाँ उतार देना है। और ध्यान रखना एक चीज़ और है, अगर आपको लायबिलिटी के बारे में नहीं बता रखा कुछ कि कितने की पे ऑफ हो रही है, तो मान लेना पूरे पैसे से वो क्या हो रही है, पे ऑफ हो रही है, ठीक है। और अगर आपको एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि भाई एसेट्स कितने की पे ऑफ हो रही है, तो मान लेना कि वो भी पूरे पैसे से क्या हो रही है, पे ऑफ, सॉरी, एसेट अगर कितने की बिक रही है ये नहीं बता रखा, तो मान लेना जितनी उनकी बुक वैल्यू है उतने से ही क्या हो रही है, वो बिक रही है, ठीक है। और लायबिलिटी के बारे में नहीं बता रखा कितने की पे ऑफ हो रही है, जितनी उनकी बुक वैल्यू उतने से ही क्या हो रही है, पे ऑफ हो रही है। और ध्यान रखना जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जैसे पेटेंट्स हो गया, गुडविल होगी, अगर उनके बारे में कुछ नहीं बता रखा तो उनकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताया मैंने, अच्छे से वीडियो देखना, सब समझ आएगा। और आने वाली वीडियो में मैं और टॉपिक कवर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।